स्क्रीन पर जियांग दिख रहा था, जिसने अपनी शक्ति सक्रिय की और हमला करने के लिए तैयार हो गया। जिस कमरे में जियांग जुएंजी और लिंग कियू थे, वे ये देखकर कुछ हद तक हैरान थे कि जियांग के पास एक छिपे हुए स्तर पर बिजली वर्ग का संप्रभु था। जियांग जुएंजी का ध्यान, जैसे ही वह तैर रहा था, स्क्रीन पर स्थिर था। वह प्रभावित था क्योंकि जियांग चेन अधिक से अधिक उल्लेखनीय होता जा रहा था। अपनी खुद की क्षमता के साथ 9 मियाज़मा पंखों के साथ, शायद भविष्य में वह 10,000 जातियों की स्वर्ण सूची में प्रवेश करने में सक्षम होगा। लिंकियू की आंखें शांति से चमक रही थीं। एक मुस्कान के साथ उन्होंने उल्लेख किया कि जियांग चेन के अलावा उनके पोते जियांग हुआशुंग में भी क्षमता थी, और उनके अनुसार लियू शुन और डैन लिशुंग ने भी एक स्वीकार्य प्रदर्शन दिखाया था। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा, अपनी आंखें बंद कीं। अपनी पोती जुएनू की कल्पना करने लगा और निराश होने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि वह अपनी टीम की नेता थी और समय का सदुपयोग करने के बजाय वह इसे बर्बाद कर रही थी। जियांग जुएंजी ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और एक दयालु मुस्कान के साथ उसे ये कहकर आश्वस्त किया कि कई प्रतिभाशाली लोग भ्रमित हैं, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जुएनू के पिता की आंखें क्रोध से भर गईं। वह गु कैक्सिन की ओर मुड़ा और एक उग्र भाव के साथ पूछा कि उसने ये क्यों छिपाया कि उसके शिष्य का भी बिजली का पेशा था। गु कैक्सिन को भी गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग ने उससे ये छिपाया था कि उसने एक नई कक्षा प्राप्त की है। उसके अनुसार ये सम्मान की एक अक्षम्य कमी थी, लेकिन वह दूसरों को यह नहीं बता सकता था कि उसे इसके बारे में पता नहीं था, और उसने सोचा कि इस समय चुप रहना ही गहन दिखने का सबसे अच्छा तरीका था। पिता ने अपनी बाहें पार की, स्क्रीन की ओर मुड़े और ईर्ष्यालु भाव से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने उल्लेख किया कि बिजली का पेशा आक्रमण में सर्वश्रेष्ठ था। उनके अनुसार गु कैक्सिन बहुत भाग्यशाली थे कि उन्होंने जियांग को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। गु कैक्सिन ने भी अपनी बाहें पार की और गंभीर निगाहों से जियांग को देखना शुरू किया। हमारा लड़का उसे अच्छा दिखा रहा था, और उसके लिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले जियांग ने उससे कहा था कि वह उसे एक आश्चर्य देने जा रहा है। सांख्यिकी तालिका दिखाई दी। राजधानी जियांगन, मादू और गुआनहाई के युद्ध क्षेत्र में 10 लोग बचे थे। वुक्सियांग, तियानफू, किंगलिन और किनलू के युद्ध क्षेत्र में 5 लोग बचे थे। यह अफसोस की बात थी कि जियांगन के कमांडर बूढ़े डुआन अन्यथा मौजूद नहीं थे। वह इतने खुश होते कि जश्न मनाने के लिए कुछ सैन्य मुक्केबाजी सत्र करते। मेज को देखकर जिंग और अन्य लोग आपस में चर्चा करने लगे। गुस्से से भरे भाव के साथ भूरे बालों वाला आदमी उनकी ओर मुड़ा और समझाया कि उनके आधे प्रतिभाशाली लोगों को खत्म कर दिया गया है और उनके योद्धा जियांगन के योद्धाओं जितने अच्छे नहीं हैं। जिंग ने अपने हाथों को अपने पेट पर टिकाया, स्क्रीन को देखना शुरू किया और शांत निगाह से समझाया कि अभी भी 2 घंटे बाकी हैं और उसे उम्मीद है कि बाकी लोग अच्छी तरह से छिप सकते हैं। मांसल आदमी ने अपनी बाहें पार कर लीं। वह ये देखकर क्रोधित हो गया कि जियांगन युद्ध जिले को वास्तव में पता था कि कैसे कमजोर होने का दिखावा करना है और फिर बल के साथ हमला करना है। उनके अंदर गु कैशन और अन्य लोग बैठे थे। जिंग की नज़र गु कैशन पर टिकी हुई थी। उसने उस पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि जब गंदा खेलने की बात आती है तो जियांगन हमेशा जीतता है, क्योंकि बूढ़े गु कैशन ने उन्हें अच्छी तरह से सिखाया था। गु कैशन ने अपना संयम नहीं खोया और शांत निगाह से यह स्पष्ट कर दिया कि जो कोई भी मारना चाहता है उसे मारे जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये समझाते हुए उनका मजाक उड़ाया कि एक सीवर चूहे ने चुपके से हमला करने की कोशिश की थी और उसे जवाबी हमला होने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उल्लेख किया कि जिंग और अन्य हार स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि इस बार जियांगन पहले स्थान पर निशाना साध रहा है और अब राजधानी भी बड़ी हार झेल सकती है। राजधानी के जनरल ने अपने घुटने पर हाथ रखा, उनकी ओर मुड़े और एक आत्मविश्वास भरी निगाह से यह स्पष्ट किया कि राजधानी उनके मुकाबले बेकार लोगों से भरी नहीं थी। अपनी उंगली से मेज की ओर इशारा करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि वे ये देखने के लिए जांच करें कि उनके पास कितने प्रतिभाशाली लोग बचे हैं
बजाय इसके कि वे उकसाने में समय बर्बाद करें। तभी किसी ने उल्लेख किया कि गुआंगहाई युद्ध क्षेत्र सबसे अच्छा था। मांसल आदमी खड़ा हुआ और जब उसने बगल की ओर देखा तो उसने युआन जंशान को देखा। वह ये देखकर क्रोधित हुआ कि उसने भी उनके साथ विश्वासघात किया है। युआन जंशान ने अपनी नाक के अंदर अपनी उंगली डाली, अपनी आंखें बंद कीं और एक अभिमानी मुस्कान के साथ कहा कि अगर वह इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है तो वह मूर्ख होगा। उसने उन पर एक थूक फेंका और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। ये देखकर जिंग और अन्य लोगों ने उसे कोसना शुरू कर दिया, उसे बदमाश कहा। गुप्त क्षेत्र में वापस कई लोगों ने दो अनजान लड़कियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भूरे बालों वाली लड़की ने अपनी तलवार खींची, पलटी और दृढ़ संकल्प से भरे भाव के साथ अपने हथियार को जोर से घुमाया, जिससे उस आदमी की जान चली गई। दूसरी लड़की ने भी समय रहते प्रतिक्रिया की और अपने हथियार का इस्तेमाल करके उस आदमी को मार डाला। दोनों चिल्लाने लगे कि वे किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। सोंग चेंगजी के पास जाने के लिए कोई नहीं था। जब वे लड़ रहे थे, एक काले बालों वाला आदमी एक चट्टान से सब कुछ देख रहा था। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और अपना ध्यान उन पर केंद्रित किया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह गुआंगहाई का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसे सोंग चेंगजी कहा जाता था। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उन्हें संभालने के लिए हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह महसूस करते हुए कि बेकार लोगों की भी अपनी उपयोगिता होती है। प्राचीन ईश्वर के चर्च ने उसे जो पहचान इस बार सौंपी थी, वह बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। गुआंगहाई युद्ध क्षेत्र में उसके अचानक आने के कुछ दिनों बाद प्रतिभाशाली लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसे उन महिलाओं को बांधना पड़ा जिनकी आंखें घृणा से चमक रही थीं। वे बहुत क्रोधित थीं। उनमें से एक ने उसके गाल को सहलाना शुरू कर दिया और एक दयालु मुस्कान दिखाई। यह महसूस करते हुए महिला शर्मा गई और घृणा महसूस करने के बजाय अब उसे प्यार महसूस हुआ। अपनी ताकत और विनम्र व्यवहार की बदौलत सोंग चेंगजी ने सभी का विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि आखिरकार मनुष्य एक शक्तिशाली और विनम्र व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकते थे। अपने विरोधियों को हराने के बाद भूरे बालों वाली महिला ने अपनी तलवार जमीन पर गिरा दी, घूम गई और एक मुस्कान के साथ सोंग चेंगजी को देखने लगी, जिससे उसकी आंखें खुशी से भर गईं। दूसरी महिला ने भी मुड़कर अपनी आंखें बंद कर लीं और एक दयालु मुस्कान के साथ उसका अभिवादन करना शुरू कर दिया। एक बार जब सोंग चेंगजी ने जीनियस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया, वह इन गर्वित महिलाओं के महत्वपूर्ण सार को अवशोषित करने जा रहा था, और यद्यपि उनका वंश और दिव्य आत्मा औसत दर्जे का था, कुछ न होने से कुछ बेहतर था। उसे ये भी याद आया कि अन्य क्षेत्रों की अन्य उत्कृष्ट महिलाएं भी काफी शक्तिशाली थीं। वे उसकी ओर मुड़ीं और समझाया कि उन्होंने दुश्मनों को खत्म कर दिया है और गुप्त क्षेत्र का क्षेत्र सिकुड़ने लगा है। अब कहाँ जाना है ये पता लगाना। शांत व्यवहार के साथ उसने सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहले मधु के युद्ध क्षेत्र से छुटकारा पाने का फैसला किया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। कुछ ही दूरी पर एक ऐसा क्षेत्र था जो शहर जैसा दिखता था। ये गुप्त क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में स्थित एक खंडहर शहर था, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ, वास्तव में एक खतरनाक इलाका। और प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता पुल का उपयोग करना था। यंग जान राजधानी से आए प्रतिभाशाली लोगों की टीम का नेता था। शांत निगाह से वह दूसरों की ओर मुड़ा और पुल को अवरुद्ध करने का फैसला किया। वे एक शिकारी की तरह छिपकर इंतजार करने वाले थे। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। उसने ये स्पष्ट कर दिया कि इस साल वे अन्य 7 टीमों को खत्म करने जा रहे हैं। वह चाहता था कि राजधानी के प्रतिभाशाली लोग शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग पर कब्जा करें। ये सुनकर सभी उत्साह से भर गए, अपनी मुट्ठी उठाई और चिल्लाने लगे। सांख्यिकी बोर्ड उसके सामने प्रकट हुआ। राजधानी जियांगडेन, मधु और गुआंगहाई के युद्ध क्षेत्र में 10 लोग थे, जबकि वुक्सियांग, तियानफू, किंगलिन और किनलियू के युद्ध क्षेत्र में पहले से ही अपनी टीमें खो चुकी थीं।
यंग जान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी निगाह सिस्टम विंडो पर टिकी हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 4 टीमें पहले ही बाहर हो चुकी थीं। उसे ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अन्य टीमों को कोई हताहत नहीं हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसके अलावा और किसके पास ये क्षमता थी। वह सोच रहा था कि वे जियांगडेन या मधु के प्रतिभाशाली लोग थे। उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और जब उसकी आंखें चमक रही थीं, उसने अपने ड्रैगन को बुलाया। एक उत्साहित मुस्कान के साथ उसने योजना बदलने का फैसला किया क्योंकि बिना किसी प्रयास के जीतना बहुत उबाऊ था। वह अब और इंतजार नहीं करना चाहता था और उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि वह उसके साथ सामने आए और अन्य टीमों की तलाश करे और उनका सामना करे। उसी समय गुप्त क्षेत्र में कहीं और ज़ाई क्यून्यू की टीम थी। उनमें से एक ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उलझन भरे भाव से पूछा कि आधे घंटे से भी कम समय में 4 टीमें कैसे खत्म हो गईं। उन्हें मुश्किल से सही रास्ता मिला था और पहले से ही घेरा बंद होने लगा था। गुस्से से भरे भाव के साथ हे वेयुनफेई ने उनकी ओर रुख किया और यह स्पष्ट किया कि कप्तान ने उन्हें सही रास्ते पर निर्देशित किया था। ज़ाई क्यून्यू की आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं। वह उनकी ओर मुड़ी और शांत नज़र से उन्हें बात करना बंद करने और चलते रहने का आदेश दिया। उसके भाव बदल गए और उसकी आंखें उदासी से चमकने लगीं। वह जियांग चेन के सामने दिखावा करना चाहती थी, लेकिन अंत में उसे ऐसा करने का अवसर नहीं मिला। उसे याद आया कि जिन 4 युद्ध क्षेत्रों को खत्म किया गया था, वे राजधानी पर एक साथ हमला करते थे। इस साल ये संभावना थी कि वे भी राजधानी द्वारा खत्म कर दिए गए थे। उसे राहत महसूस हुई क्योंकि सौभाग्य से जियांगन टीम अभी भी पूरी थी और यह बहुत संभावना थी कि वे अभी तक उसकी टीम की तरह युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। जब वह गहरी सोच में डूबी हुई थी, तभी पक्षी अपने घोंसलों से उड़कर बाहर आ गए। उसका ध्यान उन पर केंद्रित था। उसे पता था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने अपना धनुष खींचा, दूसरों के सामने अपना हाथ रखा, आसमान की ओर देखने लगी और गंभीर निगाहों से अपनी टीम को रुकने और चौकन्ना रहने का आदेश दिया क्योंकि कोई उन पर हमला करना चाहता था। उसने हमलावरों से खुद को दिखाने के लिए कहा। सभी वहीं खड़े रहे, चुपचाप देख रहा था, न जाने क्या हो रहा था। उसी समय सोंग चेंगजी पोर्टल से बाहर आया और उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं और उसने बताया कि उसे पता था कि ज़ाई ज़ुइनयू के पास ये गॉड सन एक्सटिंग्विशर नामक दिव्य स्तर का पेशा है। साथ ही उसके पास एक्सट्रीम फ्लेम बो नामक दिव्य हथियार भी है। उसकी टीम के सदस्य भी पोर्टल से बाहर आ गए। वे ज़ाई ज़ुइनयू और बाकी लोगों को चुपचाप घूरने लगे। सोंग चेंगजी चट्टान के ऊपर दिखाई दिए और बताया कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह ग्रेट ज़िया जीनियस सूची में दूसरे स्थान पर थी। उसके लिए उसका सामना करना अफसोस की बात थी क्योंकि अगर वह कहीं और होती तो वह दया दिखाता। लेकिन जीनियस रैंकिंग सूची की इस लड़ाई में उसके पास उसे खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ज़ाई ज़ुइनयू ने उसे गुस्से से घूरना शुरू कर दिया और उसे नरक में जाने के लिए कहा। ये सुनकर सोंग चेंगजी ने पूछा कि क्या वह मरने के लिए तैयार है। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय के साथ चमकने लगीं। उसने धनुष से उन पर निशाना साधा और सेलेस्टियल फायर मेटियोर नामक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे आग से घिरा एक शक्तिशाली तीर उनकी ओर चला। लियू युनफेई का मुंह खुला रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तीर आसमान में चमकने लगा, जिससे सभी अंधे हो गए। सोंग चेंगजी की टीम के सदस्यों ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और कुछ ने पीछे भी देखा, यह महसूस करते हुए कि यह एक दिव्य पेशे का दबाव था। शांत नज़र से भूरे बालों वाली महिला ने सभी से दृढ़ रहने को कहा क्योंकि उनके पास सोंग चेंगजी की मदद थी। जब तीर धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था, तो उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और प्रतिभा के लिए ज़ाई ज़ुइनयू की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने एक धागा निकाला और उसे तीर की ओर फेंका। उसे ऐसे पकड़ा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके लिए यह अफसोस की बात थी क्योंकि ज़ाई ज़ुइनयू उससे टकरा गई थी। वह ये देखकर सदमे में आ गई कि उसका तीर एक महीन धागे से फंस गया था। सोंग चेंगजी ने तीर को पकड़ा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया।
जिससे उसके चारों ओर नीली ऊर्जा प्रकट हुई। उसने तीर को देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए विनम्रता से उसे मरने दिया, ये सच्चाई जानकर कि उसके पास 2 दिव्य स्तर के पेशे थे। जिस पेशे से उसने तीर पकड़ा था उसे सितारों का दिव्य बुनकर कहा जाता था। उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं। वह उसे गौर से देखने लगा और मुस्कुराते हुए बताया कि उसका दूसरा पेशा महान झू तियान की दिव्य छाया कहलाता है। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उसके शरीर की एक प्रति उभरी। पलक झपकते ही सोंग चेंग जी की सैकड़ों प्रतियां उस क्षेत्र में प्रकट हुईं, जो उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थीं। उसने कहा कि यद्यपि ये 2 दिव्य स्तर के पेशे अलग अलग उसके पेशे की तुलना नहीं कर सकते थे, लेकिन एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में होने के कारण उनमें एक भयानक शक्ति थी। ज़ाई जुनयू की टीम के सदस्य ये देखकर हैरान रह गए कि उसके पास 2 पेशे हैं। उनमें से एक व्यक्ति डर से स्तब्ध था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सोंग चेंग जी के पास ये हथियार होगा। उसने अपनी पीठ पर रखे तीरों में से एक को पकड़ा। सोंग चेंग जी को ध्यान से देखने लगी और ज़ाई सोंग का ध्यान आकर्षित किया, जो समझदार वर्ग से था। उसने पूछा कि क्या उसे मुख्य शरीर मिल गया है। ज़ाई सोंग ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और डर से भरी निगाहों से उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और बताया कि सभी क्लोनों के पास लंगर बिंदु थे और मुख्य शरीर किसी भी समय किसी भी लंगर बिंदु पर स्थानांतरित हो सकता था, जिसका मतलब था कि प्रत्येक क्लोन मुख्य शरीर हो सकता है। गुआंगहाई युद्ध क्षेत्र के लोग चालाक थे। उन्हें नहीं पता था कि वे राजधानी पर हमला करने के बजाय इस तरह की गंदी चालों से हमला क्यों नहीं करने जा रहे थे। ज़ाई जुनयू ने अपना संयम नहीं खोया और दृढ़ निश्चयी नज़र से उसने अपनी टीम को पिछली योजना का पालन करने का आदेश दिया। अगर वे लड़ सकते थे तो उन्हें ऐसा करना था, और अगर नहीं तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका तलाशना था। ये सुनकर सभी ने अपनी तलवारें खींच लीं और ज़ाई जुनयू को घेर लिया। सोंग चेंग जी ये देखकर भ्रमित हो गई। उसने पहले स्कॉर्चिंग सन एबव नामक तकनीक का इस्तेमाल किया और फिर गोल्डन क्रो की फायर रेन नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने आसमान में एक शक्तिशाली तीर छोड़ा, जो एक विशाल अग्नि कौवे में बदल गया। सोंग चेंग जी चुपचाप देखते रहे जबकि उनकी टीम के सदस्य घबरा गए। कौवे ने अपने पंख फैलाए और सोंग चेंग जी के सभी क्लोनों को जलाना शुरू कर दिया। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह तकनीक सुंदर है लेकिन बेकार है, क्योंकि वह जितने चाहे उतने क्लोन बना सकता है और वह उसकी रक्षा को नहीं तोड़ सकती। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसने अपना हाथ आसमान की ओर बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उसने कहा कि यह बोरिंग है। फिर उसने 1000 धागे नामक तकनीक का इस्तेमाल किया और एक आकाशीय और स्थलीय जाल बनाया। उसने अपनी उंगली से अग्नि कौवे की ओर इशारा किया, जिससे उसका शरीर पेड़ों से टकरा गया। धागों के जाल ने कौवे के शरीर को फंसा दिया, जिससे वह फटने लगा। हर कोई चुपचाप देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस तकनीक को सुधारने के लिए उसने इतना संघर्ष किया था, वह इतनी आसानी से हार गई थी। एक महिला और एक पुरुष उसके पीछे खड़े थे। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक ढाल बनाई। ज़ाई जुआन्यू ने सोंग चेंग जी को चुपचाप घूरना शुरू कर दिया और उन्होंने बताया कि जाल अभी भी सिकुड़ रहा था और वह उन्हें मौत के घाट उतारना चाहता था। उसने धनुष उठाया और सभी को प्रतिरोध करने के लिए अपनी अंतिम क्षमताओं का उपयोग करने का आदेश दिया। सभी ने आज्ञा का पालन किया और एक ढाल बुलाई। उसने चरम ज्वाला नामक क्षमता का उपयोग किया, जिससे आकाश में एक विशाल धनुष दिखाई दिया। उसने सभी को इस क्षण का लाभ उठाने के लिए ऊपर से तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए कहा। उस स्थान पर एक विस्फोट हुआ। जियांग और उनकी टीम उस क्षेत्र के पास थी। विस्फोट को महसूस करने पर वह ये सोचने से नहीं बच सका कि क्या ये जुआन्यू और अन्य लोग थे। जो आदमी उसके बगल में था वह उत्सुक हो गया और उसने पूछा कि क्या कोई समस्या है। हमारा लड़का जानता था कि वे बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। उसकी आंखें डर से चमकने लगीं। उसने बताया कि वह जादुई शहर को बचाने जा रहा है और सभी को उसका अनुसरण करने का आदेश दे रहा है। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।
और लाइक करें। सोंग चांगजी ने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे धागे उभर आए। वह घमंडी भाव से जाई जुन्यू को देखने लगा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये देखकर सभी हैरान थे कि उसके पास दिव्य स्तर की 2 श्रेणियां थीं, जो दक्षिया के इतिहास में एक अभूतपूर्व किंवदंती थी। उस समय सम्राट यंगजी के पास भी ऐसी प्रतिभा नहीं थी। जिंग और अन्य लोगों को आखिरकार एहसास हुआ कि युन जंशान ने असामान्य रूप से क्यों काम किया और उनके साथ गठबंधन बनाने से इनकार कर दिया। युन जंशान की आंखें खुशी से भर गईं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और घमंडी मुस्कान के साथ उन्हें ध्यान में न रखने के लिए माफी मांगी, ये प्रकट करते हुए कि वह किसी भी उपस्थित व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानता। उसके अनुसार जियांग वुक्सियन, जियांग किन और यंग जियान सभी सोंग चांगजी की तुलना में बेकार थे। जाई जुन्यू के पिता की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि इस बार माओडू युद्ध क्षेत्र खतरे में था। उसे पसीना आने लगा। हालांकि उसे जीत या हार की चिंता नहीं थी, उसे अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता थी। युन जंशान खड़ा हुआ, अपनी आंखें बंद की और पागलों की तरह हंसने लगा। उसे विश्वास था कि इस बार उसका युद्ध क्षेत्र जीत जाएगा। डू कैक्सन ने पिता की ओर रुख किया और शांत भाव से उसे युन जंशान की बकवास पर ध्यान न देने के लिए कहा, क्योंकि जियांग किन पहले से ही जाई जुन्यू और अन्य लोगों की मदद करने के लिए जा रहा था, जिससे पता चला कि हार अभी भी अनिश्चित थी। जाई जुन्यू, जो धनुष पकड़े हुए था, ने इसे आकाश में उठाया। हुआ यूनफेई और अन्य लोगों ने अपने हाथ बढ़ाए और एक अवरोध बनाया। लड़कियों में से एक की आंखें घबराहट में चौड़ी हो गईं। उसने पीछे मुड़कर घबराए हुए भाव से कप्तान को समझाया कि चरम ज्वाला धनुष की भ्रामक छाया कमजोर हो रही थी। अवरोध का आह्वान करने वाले पुरुषों में से एक को पसीना आने लगा और घबराई हुई निगाह से समझाया कि वह अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। जाई जुयू की आंखें थकान से भरी हुई थीं। वह बिना ये जाने कि माओडू का युद्ध क्षेत्र नष्ट हो जाएगा या नहीं, भारी सांस लेने लगी। वह इस प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और जियांग को प्रभावित करना चाहती थी। तभी हुआ यूनफेई ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और शूरवीर की आत्मा को बुलाने की तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके शरीर से नीली ऊर्जा निकली और एक शक्तिशाली शूरवीर में बदल गई। जाई जुयू का ध्यान उस पर केंद्रित था। चिंतित और हैरान भाव से उसने पूछा कि वह क्या कर रहा है। हुआ यूनफेई की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। उसने कसम खाई कि टीम का विनाश नहीं होने वाला है। उसने कप्तान की मृत्यु तक रक्षा करने का वादा किया। उसने अपने शूरवीर को हमला करने का आदेश दिया। ये तेजी से आगे बढ़ा और आकाश में मौजूद धागों पर जोरदार प्रहार किया। हमला काम कर रहा था, क्योंकि धीरे धीरे धागों का तनाव कम होने लगा था। सोंग चांगजी का ध्यान, जो अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हवा में तैर रहा था, उस पर केंद्रित था। उसने सवाल किया कि क्या हुआ। यूनफेई ने सोचा था कि अपनी आत्मा और दिव्य बलिदान से वह उसके धागे तोड़ पाएगा। उसने स्वीकार किया कि यद्यपि उसके पास प्रतिभा थी, दुर्भाग्य से यह उसे प्रभावित करने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं थी। उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं और उसकी निगाह हुआ यूनफेई पर टिकी हुई थी। हुआ यूनफेई की आंखें चमकने लगीं। उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति और भी मजबूत होती जा रही थी। वह विस्फोटक शक्ति के बदले में अपने महत्वपूर्ण सार का उपयोग कर रहा था। सोंग चांगजी को नहीं पता था कि यह आदमी आत्महत्या करना चाहता था या नहीं। उसके काफी समय बाद हुआ यूनफेई का शरीर टुकड़ों में फट गया और ये देखकर जाई जुन्यू की आंखें आंसू और उदासी से भर गईं। शक्ति में इस वृद्धि के साथ आध्यात्मिक शूरवीर ने धागे को छेद दिया। आकाश में जो जाल था उसे तोड़ दिया। ये देखकर कि जाल टूट गया है, सोंग चांगजी ने अपना हाथ बढ़ाया और स्टार वीवर नामक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे एक और जाल दिखाई दिया, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं और जब वह अपनी उंगलियों से जाल बुन रहा था, तो उसने घमंडी निगाहों से पूछा कि क्या हुआ। यूनफेई को वाकई लगता है कि वह खुद को बलिदान करके जाल तोड़ सकता है। उसे बेवकूफ कहा और खुलासा किया कि वह एक से ज्यादा बार जाल बुन सकता है। वह उनके साथ खेलते खेलते थक गया था, इसलिए उसने तय किया कि अब उन्हें मार डालने का समय आ गया है।
धागे का जाल बंद होने लगा, जिससे अवरोध धीरे धीरे टूटने लगे और जाई जुन्यू घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। धागे के जाल ने अवरोधों को टुकड़ों में तोड़ दिया और इस प्रक्रिया में जाई जुन्यू की टीम के सदस्यों का नरसंहार करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें भयानक दर्द हुआ। एक हाथ से धनुष पकड़े हुए उसने दूसरे हाथ को जमीन पर रखा और एक दुखद भाव के साथ जियान को निराश करने के लिए माफी मांगी। सोंग चांगजी की टीम के सदस्य ये देखकर बहुत खुश हुए कि उसने उन्हें इतनी आसानी से हरा दिया है। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और गरज के साथ बिजली चमकने लगी। बिजली से बने फीनिक्स पर सवार कोई व्यक्ति उनकी ओर बढ़ने लगा। सबका ध्यान फीनिक्स पर था, किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, फीनिक्स तेजी से आगे बढ़ा और एक पल में उनके बीच से निकल गया। इस प्रक्रिया में सभी को बिजली का झटका लगा, जिससे वे दर्द से चीखने लगे। चीखें सुनकर सोंग चान जी चट्टान की ओर मुड़ा और उसकी आंखें गंभीरता और चिंता से चौड़ी हो गईं। गरज को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसके बेकार लोगों की टीम का सफाया हो गया है। पहले तो उसने सोचा कि यह गरज की सजा है, लेकिन फिर उसने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया क्योंकि गरज की सजा केवल उन लोगों को मिलती है जो स्थिर रहते हैं। उसे नहीं पता था कि उसकी टीम का सफाया किसने किया। गरजने वाला फीनिक्स आसमान में उड़ने लगा और सबसे ऊपर जियांग चेन सवार था। चिंतित भाव के साथ उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और जाई जुन्यू से थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा। जियांग की आवाज सुनकर जाई जुन्यू की आंखों में उम्मीद की एक रोशनी दिखाई दी। उसे यकीन नहीं हुआ कि जियांग गरजने वाले फीनिक्स पर सवार था और उसे बचाने आया था। जियांग ने अपने फीनिक्स को हमला करने का आदेश दिया। ये तेजी से आगे बढ़ने लगा। सोंग चांगजी के क्लोनों को बिजली से झुलसा रहा था। ऐसी शुद्ध शक्ति देखकर वह सदमे में था। जब जियांग क्लोनों को खत्म कर रहा था, तो सोंग चांगजी का ध्यान, जिसने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखा था, उस पर केंद्रित था। इस नए युग में इस दुनिया का स्वर्गीय मार्ग उनके साथ बहुत उदार था। केवल एक पेशे के परिवर्तन के साथ उन्होंने मूल वर्ग प्राप्त कर लिया था, जिसे गुफाओं में अनगिनत जातियों ने साधना के माध्यम से प्राप्त करने में सैकड़ों साल लगाए थे। उनके अनुसार ये वास्तव में अनुचित और घृणित था। जियांग जमीन पर उतरा, अपनी मुट्ठी बंद कर ली, उसे घूरने लगा, अपना हाथ बढ़ाया और अपने फीनिक्स को क्लोनों को खत्म करने का आदेश दिया, जबकि दूसरी तरफ उसने जाल को तोड़ने का फैसला किया। उसने दिव्य हाथी के शरीर की शक्ति का उपयोग किया और एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिसने बिना ज्यादा प्रयास के सोंग चांगजी के धागे के जाल को तोड़ दिया, जिससे धुएं का एक बड़ा पर्दा बन गया। एक बार जब धुएं का पर्दा गायब हो गया, तो जियांग ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि जाल फिर से पुनर्जीवित हो गया था। उसने हार न मानने का फैसला किया और मुक्कों की एक श्रृंखला के साथ हमला करना शुरू कर दिया। वह देखना चाहता था कि कौन तेज है, क्या सोंग चांगजी जाल बुन रहा है या उसके वार। कुछ ही देर बाद जाल आखिरकार टूट गया। जियांग ने उसे देखना शुरू किया और अपने अंगूठे से जाल की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए उसने कहा कि उसका जाल बहुत धीमा था। जाई जुन्यू, जो अपने धनुष की मदद से जाल की शक्ति को रोक रही थी, ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कांपने लगी। वह अब और सहन नहीं कर सकती थी। सोंग चांगजी के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई दी। उसने जियांग की ओर अपना हाथ बढ़ाया और स्वीकार किया कि उसकी ताकत वास्तव में अच्छी है, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि अपनी सुरक्षा कम करना एक बड़ी गलती थी। उसने 1000 धागे नामक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे एक बवंडर दिखाई दिया। बवंडर जियांग चेन की ओर बढ़ने लगा। हमारे लड़के ने अपना हाथ उसके चेहरे के सामने रखा और धीमी आवाज में जाई ओगिया को पुकारा और जाल को निगलने में उसकी मदद मांगी। उसे विवेकशील रहने की सलाह दी। जाई ओगिया ने स्वीकार कर लिया। जाई ओगिया ने अपने छोटे छोटे बिंदु प्रकट किए और धीरे धीरे बवंडर को निगलना शुरू कर दिया। ये देखकर सोंग चांगजी कुछ हद तक भ्रमित हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रकाश के छोटे छोटे बिंदु उनके धागे के बवंडर को नष्ट कर सकते हैं। जियांग जाई जुयू के पास गया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। ये देखकर कि जियांग उसे बचाने आया है, उसकी आंखें आश्चर्य और प्यार से चौड़ी हो गईं।
गंभीर नजर से जियांग सोंगचांगजी को घूरने लगा और उसे जल्दी से जल्दी कहीं सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा। थंडर फीनिक्स आकाश में उड़ने लगा, क्लोनों का नरसंहार करने लगा और उन्हें बिजली से मारने लगा। धीरे धीरे उसके फीनिक्स की ऊर्जा समाप्त हो रही थी, इसलिए उसने उसे जल्दी से जल्दी जाने के लिए कहा। तभी निंग जहान और उसके आदमी उस इलाके में पहुंचे। वह ये देखकर कुछ हैरान था कि सभी यहाँ थे, जिससे पता चला कि आज उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। उसकी आवाज सुनकर जियांग और ज़ाई ज़ुयू ने पीछे मुड़कर देखा। हमारे लड़के का ध्यान उस पर था और वह सतर्क हो गया। लेकिन तभी जियांग हुआशुंग और दूसरे लोग आए और जियांग को बताया कि वे आ गए हैं। ये देखकर जियांग ने पीछे मुड़कर बताया कि वे ठीक समय पर आ गए हैं। वह भागने लगा और जियांग हुआशुंग को निंग जहान को संभालने के लिए छोड़कर सोंगचांगजी की देखभाल करने का फैसला किया। जियांग हुआशुंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो वह उसकी ओर दौड़ने लगा। अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर से ऊर्जा मुट्ठियां निकालने लगा, जो निंग जहान की ओर बढ़ने लगी, जिससे पता चला कि आज वह उसका प्रतिद्वंद्वी बनने वाला है। निंग जहान चुपचाप खड़ा रहा। वह कूदा, अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक शक्तिशाली मुक्का से पलटवार किया। जियांग हुआशुंग के ऊर्जा मुक्कों को चकनाचूर कर दिया, जिससे पता चला कि उसका युद्ध देवता शरीर उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। जियांग हुआशुंग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। वह पीछे हट गया और एक गहरी निगाह से 9 प्रतिबंधों को मुक्त कर दिया, जिससे उसके शरीर से जुड़ी जंजीरें टूट गईं। एक उग्र भाव के साथ वह खड़ा हुआ और अजेय युद्ध देवता के शरीर नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी अपनी 9 भुजाओं वाली विशाल आत्मा उसके शरीर से निकली। निंग जहान चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। एक रक्त ड्रैगन, उसके पीछे एक शक्तिशाली लाल ड्रैगन प्रकट होता है। उसके लिए ये काफी दिलचस्प था। एक मुस्कान के साथ उन्होंने उल्लेख किया कि जियांग हुआशुंग के दादा ने भूमिगत गुफा में ड्रैगन जाति को मार डाला था। वह देखना चाहता था कि उसका वैध पोता उसके जितना शक्तिशाली है या नहीं। जियांग हुआशुंग की आत्मा और ड्रैगन एक दूसरे से लड़ने लगे। लियो सेंडाओ और म्यू हाकू उस क्षेत्र में पहुंचे। उसने अपने हाथ ज़ई ज़ुन्यू के कंधों पर रखे और एक गंभीर भाव के साथ उसे राजधानी से लोगों का सामना करने के लिए उनके साथ आने के लिए कहा। म्यू हाकू ने उसे देखना शुरू कर दिया और समझाया कि उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ज़ई ज़ुन्यू उनकी ओर मुड़ा और एक अनिर्णायक नज़र से स्वीकार कर लिया। जियांग हुआशुंग की आंखें घृणा से चमक रही थीं। जब सोंगचांगजी लड़ाई देख रहा था, तो किसी ने उसका ध्यान खींचा। वह उत्सुक हो गया और पीछे मुड़ा। थंडर फीनिक्स जमीन पर उतर आया। जियांग ने उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वह युद्ध के लिए तैयार है। सोंगचांगजी की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अपने क्लोनों को अवशोषित करना शुरू कर दिया और ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि जियांग चेंग, यंग जान, जियांग हुआशुंग और जियाइन ज़ुन्यू ग्रिडजिया के 4 दिव्य प्रतिभाशाली लोग इकट्ठे हुए थे। अब जीनियस रैंकिंग लड़ाई का इंतजार करना जरूरी नहीं था, न ही उनकी निम्न जाति का दिखावा करना जरूरी था। उसने अपनी 30% शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। ये सुनकर जियांग की अभिव्यक्ति बदल गई और उसे संदेह हुआ। एक उलझन भरे भाव के साथ उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है। सोंगचांगजी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी पीठ पर एक देवदूत के पंख उभर आए, जबकि उसकी आंखें सफेद हो गईं। एक मुस्कान के साथ उसने मूल प्रतिबंध को हटाने और टैंकिंग दिव्य कबीले के असली शरीर को बहाल करने का फैसला किया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित कर दिया। उसके पैरों के नीचे एक ऊर्जा मंच दिखाई दिया। जियांग ने ध्यान से देखना शुरू किया और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि टैंकिंग दिव्य कबीला गुफा की 10,000 जातियों में से एक था। ये सुनकर यंग जान की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने पलटकर सभी को गुप्त क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा, लेकिन फिर एक शक्तिशाली ऊर्जा आकाश से उतरने लगी। जियांग हुआशुंग अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गया।
अपने दांत बींच लिए और एक चिंतित भाव के साथ प्रकट किया कि वह हिल नहीं सकता। सोंग चांगजी की आंखें द्वेष से चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक मुस्कान के साथ प्रकट किया कि अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा गुप्त क्षेत्र उसके नियंत्रण में था। अब कोई भी हिल नहीं सकता था या बाहर नहीं जा सकता था, और बाहर से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। मूल रूप से अगर वे यहाँ मर जाते तो वे अभी भी बाहर पुनर्जीवित हो सकते थे, लेकिन अब जब वह यहाँ था और उनकी दिव्य आत्माओं को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया था, तो कोई भी पुनर्जीवित नहीं हो पाएगा। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।